नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। गोमती नगर विस्तार में फ्लड पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार है। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है 4000 KL क्षमता का पंपिंग स्टेशन। आपको बता दें, बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को मिलेगी राहत। गोमती नगर विस्तार में फ्लड पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। 400 KL क्षमता के इस पंपिंग स्टेशन से बरसात में जलभराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। LD उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण करके मशीनों की टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी तैयार पूरी कर ली जाए, जिससे कि बरसात में पंपिंग स्टेशन का संचालन प्रभावी रूप से किया जा सके। LDA के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 में G20 रोड के किनारे फ्लड पंपिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 400 किलोलीटर है और इसे बनाने में 7.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि स्टेशन में कुल 6 पंप लगाए गए हैं और प्रत्येक पंप 60 HP का है और एक पंप प्रति 13,000 लीटर पानी निकालेगा। पंपिंग स्टेशन चालू होने से सेक्टर 4 व समीपवर्ती इलाकों में बरसात में होने वाले जलभराव की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पंपिंग स्टेशन के माध्यम से बरसात का पानी गोमती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसके अतिरिक्त LDA ने जनेश्वर मिश्र पार्क और साथ ही कैटल कॉलोनी, गांव घाट एवं बसंत कुंज योजना में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास भी 400 KL क्षमता के 3 फ्लड पंपिंग स्टेशन निर्मित किए हैं और साथ ही रघुकुल पार्क के ठेकेदार पर जुर्माना भी है। आपको बता दें, LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 में स्थित सेंट्रल पार्क का निरीक्षण किया। यहां स्थापित ओपन जिम के उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 15 दिन के अंदर नए उपकरण लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद सेक्टर 4 स्थित रघुकुल पार्क का निरीक्षण किया गया और पार्क में हॉर्टिकल्चर का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। गोमती नगर की लाइब्रेरी होगी अपग्रेड। गोमती नगर के विपुल खंड 3 में निर्मित लाइब्रेरी का LDA अपग्रेड करेगा और वर्तमान में लाइब्रेरी का संचालक भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने लाइब्रेरी का निरीक्षण करके सुविधाओं को उच्चीकृत करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, अधिशासी अभियंता मनीष कुलश्रेष्ठ एवं मनोज सागर समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे। खबर लखनऊ से है, जहां नैमिष नगर एक दिन में 100 किसानों ने की है 51 बीघा जमीन की रजिस्ट्री। LDA की इस आवासीय योजना में लगभग 2 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना। शनिवार को अवकाश के दिन निबंधन कार्यालय खोलकर कराए गए पैमाने लखनऊ विकास प्राधिकरण की नैमिष नगर योजना के लिए एक ही दिन में 100 किसानों ने अपनी 51 बीघा से अधिक जमीन दी है। इसके लिए शनिवार को अवकाश के दिन BKT तहसील स्थित निबंधन कार्यालय खोला गया और किसानों से जमीन के पैमाने निष्पादित कराए गए। इस दौरान किसानों को 38 करोड़ रुपए की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की गई है। नैमिष नगर योजना की प्रभारी अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि योजना से प्रभावित किसानों को रजिस्ट्री के साथ ही प्रतिकर वितरण से लगाई सहमति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लिए BKT तहसील के 18 गाँवों की लगभग 4035 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और इसमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कोडरी, भौली, कमलाबाद, कमलापुर और साथ ही पलहरी, गोपरा मऊ और साथ ही बारू मऊ और साथ ही धितंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव और साथ ही धोबेला, उभरभरी व दुग्गौर शामिल है। योजना में लगभग 2 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। ये योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि एक पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी। इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यवसायिक केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं भी शामिल होंगी।
खबर हरदोई से है, जहां जनपद के थाना शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमृता मजरा आगमपुर में 12 फरवरी को गेहूं की खेत में मिली महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा व उसके टूटे हुए डंडे बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 फरवरी 2026 को थाना शाहबाद पुलिस को सूचना मिली कि गाँव निवासी श्रीदेवी 45 वर्षीय पत्नी सुरेश का शव गाँव के बाहर गेहूं के खेत में पड़ा मिला है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तथा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन भी किया गया और लगातार की गई छानबीन साक्ष्यों के विशेष एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव निवासी राम निवास पुत्र सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका गांव के ही एक व्यक्ति की साली से प्रेम संबंध था और मृतका को इस संबंध में जानकारी हो गई थी और उसने ये बात अभियुक्त के परिवार को बताने की बात कही थी। इसी आशंका और आक्रोश में आकर उसने खेत पर फावड़े से वार कर महिला को हत्या के घाट उतार दिया है। थाना क्षेत्र शाहबाद में 12 तारीख को एक महिला जिनका नाम श्रीदेवी था, उनको खेत में प्याज लगाते समय किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या की गई थी। इस संबंध पर थाना शाहबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस की कई टीमें लगी थी और इसका आज सफल अनावरण किया गया है, जिसमें राम निवास जो कि उसी गांव के हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम पूछताछ में यह है कि घटना के पीछे गांव के ही एक व्यक्ति की शादी आई हुई थी गांव में, जिससे राम निवास के संबंध हो गए थे और उस संबंधों को मृतका द्वारा देख लिया गया था, जिससे राम निवास को वो धमकी दे रही थी कि मैं आपके परिवार में आपके घर वालों को बताऊंगी। इसी पर राम निवास क्षुब्ध हो गया और फावड़े से प्रहार करके खेत में। अगली खबर हरदोई से है, जहां पर आपको बता दें नगर पालिका सभागार बिलग्राम में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की याद में इनर व्हील क्लब ऑफ हरदोई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष पारुल तिवारी विशेष रूप से मौजूद रही और उन्होंने रक्तदान कर लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित किया है। शिविर की शुरुआत शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई है। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर सपूतों को नमन किया। रक्तदान महादान के संदेश के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने रक्तदान किया है। कार्यक्रम की संयोजक दीपा विश्वास ने बताया है कि रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान के समान होता है। उन्होंने सभी स्वस्थ नागरिकों से समय समय पर रक्तदान करने की अपील की है ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त मिल सके। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं युवाओं की अच्छी भागीदारी रही है। पूरा सभागार देशभक्ति और सेवा भाव से ओतप्रोत दिखाई दिया तथा सभी ने शहीदों के बलिदान को भी नमन किया। आज यहाँ पर पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की याद में 14 फरवरी को शुभ अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इनर व्हील क्लब ऑफ हरदोई DOD ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हम लोग ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। हमारे हरदोई की टीम, ब्लड बैंक से हरदोई की टीम आई हुई है। लगभग 25 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है आज, तो हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और इनर व्हील क्लब ने भी इसमें
अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। आज 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए 40 शहीदों के नाम बिलग्राम शुभ अल्ट्रासाउंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में हरदोई के इनर व्हील सोसाइटी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों का मैं दिलों से हार्दिक बधाई देती हूँ। खबर संभल से है, जहां जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, संभल के थाना असमोली के क्षेत्र गांव बदनपुर बिसई गांव निवासी अमित त्यागी ने अपने ही गांव में रहने वाली मुस्लिम युवती तमन्ना मलिक के साथ 3.5 साल पहले प्रेम विवाह रचा लिया। हालांकि विवाह के बाद दोनों कई महीने तक बाहर ही रहे, लेकिन बाद में अपने गाँव में ही आकर रहने लगे। इस दौरान तमन्ना ने अपना नाम तुलसी रख लिया और 2 बेटों को जन्म दिया है और एक बड़ा बेटा 2 वर्षीय आर्यन और छोटा 1 वर्षीय दक्ष। प्रेम विवाह और बच्चों की कामना पूरी होने के बाद तमन्ना मलिक उर्फ तुलसी पहली बार अपने पति अमन त्यागी के साथ बुर्का पहनकर 10 फरवरी को हरिद्वार से कावड़ लेने के लिए निकली। 11 फरवरी को हरिद्वार स्थित गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाई और बोल बम के साथ कंधे पर कावड़ सजा ली। फिर हरिद्वार से संभल के शिवालय और साथ ही शेमनाथ पर पहुंचने के लिए लगभग 170 किलोमीटर की आस्था भरी डगर को पूरा करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को वहां बिजनौर पहुंच गए थे और साथ ही शनिवार को शाम तक संभल पहुंचने का लक्ष्य है। अगर शिवजी की आस्था पर विश्वास हो तो हर कठिन से कठिन डगर आसान हो जाती है। आप कहाँ से आई हैं? संभल जिला से। और इस समय पे आप इधर यहाँ भीना के अंदर हैं और आप हरिद्वार से जल लेके आई हैं। आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आपने शंकर जी को एक जल चढ़ाने के लिए आप हरिद्वार से पैदल चल के जल ला रही हैं? अच्छा लगता है मुझे देखती हूँ तो मेरे मन में जाता मैं भी ऐसा करूँगी, अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। अच्छा, ये अब आपको ये जो जल जाके चढ़ाना, ये कहाँ पे चढ़ाना, कौन से मंदिर में चढ़ाना? संभल में। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमन जी, आप भी उधर से आ रहे हैं, तो आप सभी लोग वहाँ संभल जा रहे हैं? सभी संभल जा रहे हैं। महोबा के प्राथमिक विद्यालय में पानी में दूध मिलाकर बच्चों को देने का मामला अब कार्रवाई अमल में लाई गई है। विद्यालय में बच्चों को दूध में पानी मिलाकर परोसे जाने के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापिका मोनिका सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और साथ ही एसडीएम और बीएसए की संयुक्त टीम ने स्कूल पहुंचकर मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और परिस्थिति विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार और शिक्षा देने का दावा कर रही है, वहीं महोबा के कबरई विकासखंड क्षेत्र में आई इन तस्वीरों ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ढिकवाहा गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों को दिए जाने वाले दूध में भारी मात्रा में पानी मिलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद साफ देखा जा सकता था कि रसोइया बच्चों के लिए आए दूध में बेखौफ होकर पानी मिला रही है। और साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मोनिका सोनी वहीं पास में खड़ी थी और उनकी मौजूदगी में ही बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा था। इस मामले में शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह सब प्रधानाध्यापिका की जानकारी में हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा और सदर एसडीएम की एक संयुक्त टीम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बच्चों और उनके अभिभावकों से विस्तार से बातचीत भी की थी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अब उच्च शिक्षा और बेहतर पोषण आहार की कड़ी निगरानी भी की जाएगी। कल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें ढिकवाहा में हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे रसोइयाँ दूध और पानी की मिलावट कर रही थी।
और एक तरह से देखा जाए तो बालकों के पोषण और सुरक्षा संरक्षण के साथ खिलवाड़ है। ये किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। वीडियो में जो वहाँ की इंचार्ज अध्यापिकाएँ हेड टीचर है वो सामने ही खड़ी थी, वो भी तो स्पष्ट है, प्रथम दृष्टया तो स्पष्ट है कि बिल्कुल कि उनकी जानकारी में ये दूध पानी की मिलावट की जा रही है। इसकी प्राथमिक जांच खंड शिक्षा अधिकारी से कराई गई। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उनको कल निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा प्रकरण चूँकि अत्यंत संवेदनशील है और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल संज्ञान में लिया और शासन ने संज्ञान में लिया और हमारी और एसडीएम सदर की आज ज्वाइंट कमेटी बनी थी। हम लोग विद्यालय गए थे। विद्यालय में सभी बिंदुओं पे और जितने भी एंगल हो सकते हैं हमने जांच की और ग्रामवासी भी बहुत लोग थे, उनसे बात की, उनकी विश्वास बहाली की। थोड़ा आक्रोशित थे, विश्वास बहाली की। 15 दिन का हमने चार्ज हस्तांतरण कराया और 15 दिन बाद फिर हम निरीक्षण करने जाएंगे। ग्रामीणवासी संतुष्ट हो गए और मैंने कहा कि 15 दिन में पूरी तरह से व्यवस्था, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च पोषक युक्त आहार, ये भारत सरकार की, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हम लोग इसके कटिबद्ध हैं। कहीं कहीं पर लापरवाही होती है, निश्चित रूप से होती है। नियम बने हैं, अगर कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर विधिसंगत कार्रवाई की जाती है और जहाँ भी ऐसी लापरवाही होगी हम सबसे समझौता कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा से समझौता, अगर किसी प्रकार का कहीं कंप्रोमाइज़ होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कड़ा संदेश है। दृष्टया हेड टीचर के ऊपर कार्रवाई की गई है क्योंकि वो एमडीएम की प्रभारी भी हैं और बुधवार का वीडियो है, बीते बुधवार का, अभी 3 दिन पहले का, और उस दिन एमडीएम में जो व्यवस्था है उन्हीं की ड्यूटी भी थी। उनको निलंबित किया गया है। हमारे और एसडीएम साहब दोनों लोग गए थे। हम दोनों की जांच में कई ग्रामवासियों से बात हुई, सभी टीचरों से बात हुई, रसोइयों से बात हुई। कुछ नए बिंदु उभर के सामने आए हैं, बयान सबके ले लिए गए हैं। अभी थोड़ा कार्यक्रम था यहाँ समापन का तो मैं चला आया हूँ। अभी डिस्कशन करके इसमें अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी, जैसा होगा सामने आ जाएगा। खबर सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें कि बाहर मजदूरी करने गए युवक का शव घर में पहुंचते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे ही एम्बुलेंस गांव पहुंची, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा मृतक युवक को पिछले अक्टूबर माह में बागपत जिले में गन्ने की खेती में काम करने के लिए ठेकेदार अपने साथ ले गए थे। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामसूरत पुत्र भैया राम निवासी जुगौल थाना क्षेत्र के रूप में हुई है और साथ ही शव आने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के साथ आए व्यक्ति से पूछताछ की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? नाम अपने पति का कौन मरा है? हमारा पिता, अरे पति। हाँ, क्या नाम था इनका? रामसूरत। क्या ये मरे हैं तो आपको पता था? नहीं पता था। तो अभी को लाश आया है तो कौन लेकर आया है? गाड़ी से आए, एम्बुलेंस से। तो कोई सूचना मिला है आपको मर गए हैं? नहीं मिले हैं। आपके घर लाश आकर रख गया, पोस्टमार्टम करके आ गया। हाँ, कहाँ गए थे काम करने? दिल्ली गए थे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 लड़का हैं। पेट में पेटो में। ठीक है। विजय, क्या घटना हुई है? यहाँ लाश लेकर आए हैं। वही हॉस्पिटल में बता रहा था कि तो क्या कर रहे, ये है कि ले गए यहाँ दवाई कराने के लिए। क्या कर रहे, बुलाया हमको, आया मालिक लेने के लिए। हाँ, तब से गए हैं। फिर अंदर जा रहे थे तो जरी नहीं दिया हमको। माला डॉक्टर ही मना कर दिया। फिर उसका 1 घंटा बैठे उधर। तो 1 घंटा बाद फिर मालिक बता रहा है कि मर गया। वैसे उसका घर बता दो। अच्छा, तो मर गया तो इसका क्या नाम है? इसका नाम, मालिक का नाम है क्या कहते हैं, रहीट। कहाँ का रहने वाला है मालिक? वो है क्या कहते हैं, हुरमुतपुर के। हुरमुतपुर।
बागपत में पड़ता है? वो बागपात में आए थे इसको लेकर। अच्छा, क्या कहते हैं पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम में। अच्छा, तो कौन जिला लगता है वो? जिला तो हमको पता ना है, क्योंकि क्या कहते हैं ये बताते हैं क्योंकि उसे गांव के नाम जानते हैं। अच्छा, गांव के नाम मान। तो ये लाश कब लेकर चले वहाँ से? वहाँ से चले हैं हम लाश 6 बजे लेकर। कल? 6:30 बजे। कल मतलब 7 बज गया। आज सुबह? नहीं, कल शाम को। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है कि इसकी मौत कैसे हुई है? इसकी मौत हमको लग रहा है कि साला कुछ बीमारी इसका नहीं था। अच्छा, कुछ बीमारी नहीं था ना? ठीक था ना? बढ़िया बात किया। अच्छा, 2 दिन पहले ही था। 2 दिन पहले बढ़िया से बात किया था। हम से बढ़िया बात किया कि ठीक है हम घरे जाने वाला है। इसका काम भी खत्म हो गया था, जरा नहीं था। हाँ, कि इसका जो मरा है इसका क्या नाम है? इसका नाम राम मूरत बताया है। राम सूरत। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें तो यह कहना चाहिए कि सजा मिलना चाहिए। अच्छा, जो दोषी हो उसके ऊपर सजा हो। गरीब आदमी है बेचारे, कहाँ पाएंगे? 3 लड़का है। 3 लड़के हैं। अब यह हम लोग के पास होता तो बेकार होता। सभी कौन ले गया था उसको? इसको ले गया था यहाँ के क्या कहना है हमारे गाँव के। क्या नाम है उसका? राम बच्चन नाम है उसका। उसके पिता का नाम? उसका पिता तो मर गया। तब भी नाम तो होगा। उसका नाम तो जान ना रहा है, लेकिन उसका एक छोटा भाई है। अच्छा, उसका भी नाम है क्या कहना है छोटू। छोटू कहाँ के रहने वाला है वो? डाला चढ़ाई का। डाला चढ़ाई का। घर के बगल में। अच्छा, शाहजहांपुर में 2 महीने से लापता युवक का शव आम के पेड़ से लटकना मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बड़ा थाना क्षेत्र के गड़िया रसूलपुर गांव का है, जहां 28 वर्षीय राजेश की लाश करीब 20 फीट ऊंचाई पर पेड़ से लटकी मिली है। गड़िया रसूलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर पंचायत घर के निरीक्षण स्थित खेत में आम के पेड़ से युवक का शव लटका मिला है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय राजेश पुत्र अमर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शव करीब 20 फीट की ऊंचाई पर फंदे से झूल रहा था। परिजनों के मुताबिक राजेश 8 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे अचानक घर से लापता हो गया था। 2 महीने तक परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अब अचानक गांव के पास ही उसका शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए। मृतक के ताऊ राम हरीश चारा काटने खेत गए थे। उसी दौरान आम के बाग में पेड़ शव से लटका देखा और साथ ही परिजनों को ग्रामीणों को सूचना दी है। गाँव के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि जिस दिन घटना की आशंका जताई जा रही है उस दिन गाँव के बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी देखी गई थी और परिजन इस बिंदु को गंभीरता से मानते हुए गहन जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच की बात कह रही है। जनपद बहराइच की कतरनिया वन्य जीव प्रभाग अंतर्गत बिछिया मिहीपुरवा मार्ग पर टस्कर हाथी के हमले से एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि बाइक चला रहा उसका बेटा साथ बैठा बेटा घायल हो गया है। आपको बता दें कि बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में आज दोपहर पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी जिले के पारसपुरवा गाँव निवासी मुन्नी देवी 45 वर्षीय विक्रम निषाद अपने 2 बेटों बड़ा बेटा करण और छोटा बेटा अर्जुन 15 साल के साथ बाइक से इलाज के लिए मिहीपुरवा की ओर खालेपुरवा नामक गांव गई थी। दोपहर करीब 3 बजे जब वो लोग मिहीपुरवा बिछिया हाईवे मार्ग से होकर वापस लौट रहे थे, तभी निशान गाढ़ा बिछिया के बीच सड़क के बीचों बीच बाइक के सामने अचानक टस्कर हाथी निकल पड़ा और साथ ही जिसने बाइक पर हमला कर दिया। हमले के बाद राहगीरों के निकलने पर हाथी मौके से हट गया, जिसके बाद बिछिया निवासी गोले कुरैशी व अंबा निवासी वारिश अली ने सवारी बस में घायलों को बिछिया निजी चिकित्सालय भर्ती कराया है, जहां निजी चिकित्सालय ने महिला को मृत घोषित कर दिया है, जबकि महिला के दोनों बेटे घायल हैं और जिनके हाथ और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। हमला निशान गढ़ा रेंज का है या कतरनिया रेंज अंतर्गत का है, ये कंफर्म नहीं हो सका है। लोगों की सूचना वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। क्या नाम है, क्या घटना घटी है? नाम है करण। अचानक आ रहे थे तो रोड पे अचानक हाथी आके मार दी। कहाँ की घटना है ये? यही बिछिया के पीछे से। कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे आप? 3 लोग थे। दवा लेने गए थे मम्मी को। जी, क्या लेने गए थे? दवा। अच्छा, कहाँ से कहाँ दवा लेने गए थे? खालेपुरवा। खालेपुरवा, तो वहाँ से घर लौट रहे थे? घर लौट रहे थे। घटना कहाँ पे हुई है? ये चौकी इधर वाली बिछिया के बीच उधर हुई। अच्छा,
अच्छा, बिछिया और निशानगाड़ा के बीच में सड़क पे, तो कैसे हुआ हादसा? एक हाथी थी, अचानक इकरी मार दी सूंड से। अच्छा, हाथी आपने जब सामने देखा तो आपने बाइक रोकी कि अचानक इकरी, वो लौकी नहीं, अचानक इकरी। अच्छा, तो उसने हमला किया आप लोगों के ऊपर? हमला नहीं किया, भागी थी, मार दी। अच्छा, मार दी। तो आप लोगों को यहाँ कौन लेके आया, कैसे आया आप लोग? एक भैया रुके थे, वही बस पर बैठाए हम लोग के, वही लेकर आए थे। क्या नाम है, क्या घटना घटी? जनपद शाहजहांपुर में बोगस जीएसटी फर्मों के जरिए करोड़ों की कर चोरी का खेल चल रहा था। आपको बता दें, गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देता था और उनके आधार, पैन व फोटो हासिल कर लेता था। इन्हीं दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर कर जीएसटी फर्म रजिस्टर कराई जाती थी। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल और साथ ही बिल्टी तैयार कर गोरखपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ से स्क्रैप की खरीदारी की जाती थी और मुजफ्फरनगर में सप्लाई दर्शाकर फर्जी लेन के जरिए आईटीसी का अवैध लाभ भी लिया जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 28 और 29 नवंबर 2025 को मोहम्मदी रोड पर जीएसटी संचालन की चेकिंग के दौरान 3 ट्रकों को फर्जी ई-वे बिल के साथ पकड़ा है और जांच में दस्तावेज कूटरचित पाए गए, जिसके बाद थाना रोजा में मुकदमा दर्ज किया गया। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अटसलिया पुल के पास घेराबंदी कर सफेद रंग की मारुति फ्रॉन्क्स कार को रोका है और कार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरोह द्वारा लगभग 200 से 250 स्क्रैप की गाड़ियां फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पास कराई गई हैं और करीब 2 करोड़ रुपए की कार चोरी का अनुमान है। अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ये माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारी एसओजी सर्वेलेंस टीम, सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद में रह रहे हैं, शिवोम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर, जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियाँ इन्होंने पास करवाई हैं उसका विवरण अंकित है, साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ई-वे बिल्स प्रोवाइड करते थे, जो विभिन्न गाड़ियाँ स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं, उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियाँ इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ की इनके द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। अभी और पड़ताल की जा रही है कि कितना गाड़ियाँ किस किस साधन से इन्होंने किधर से निकाली हैं और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। इसमें से एक व्यक्ति है जो विपिन, उसका गाजियाबाद में कुछ आपराधिक इतिहास है, बाकी का हम पता कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी के बयान पर काशी में शंकराचार्य का पलटवार। बोले, योगी आदित्यनाथ को
संन्यास परंपरा का ज्ञान नहीं है, रिश्तेदारों की बदौलत बैठे हैं गोरखपीठ पर। सीएम योगी के बयान पर मीडिया से बात करते हुए बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो चाहते ही नहीं है 4 शंकराचार्य की पीठ रहे। विधानसभा में खड़े होकर देश की जनता को भड़का रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बोले शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं गुंडों की भाषा। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सीएम योगी और साथ ही उन्होंने कहा कि 2013 में अखिलेश ने मेरे ऊपर लाठियां चलवाई थी, उनको भी सत्ता का अहंकार था। बाद में हरिद्वार कुंभ में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी जब उनको गलती का एहसास हुआ। सुनिए, हम बता रहे हैं आपको हम बहुत सरल शब्दों में संक्षेप में बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। हम शंकराचार्य हैं कि नहीं इस बारे में कोई विचार नहीं है। हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं इस बारे में कोई विचार नहीं था। हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। 1989 ईस्वी में एक दिन एक अखबार में समाचार छपा कि वासुदेवानंद नाम के व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने वाले हैं। इस समाचार को पढ़ करके हमारे गुरुजी ने न्यायालय में एक निषेधाज्ञा का वाद स्थापित किया कि इनको रोक दिया जाए, ये गलत ढंग से अपने आप को शंकराचार्य कहने की तैयारी कर रहे हैं। वो देश के कानून को सम्मान देने वाले व्यक्ति थे। वो चाहते तो फौजदारी करके जा करके धक्का मार करके अलग कर देते, इनका बैनर फाड़ देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, फौजदारी नहीं की। न्यायालय में गए कि इनको रोक दीजिए। अब वो 89 का दिन है कि आज का दिन है, अभी तक अदालत रोक ही नहीं पाई। लोअर कोर्ट ने कह दिया कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, अपील कोर्ट ने कह दिया कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई अनुतोष नहीं दिया है, लेकिन लटका करके मुकदमा अपने आप को शंकराचार्य 89 से अब तक कहते चले जा रहे हैं। इसमें हमारे ऊपर क्या प्रश्न है? ये है, हमारे यहाँ परंपरा ये है कि एक आचार्य का जब शरीर पूरा हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाते हैं वो, तो दूसरे का अभिषेक होता है। जो आचार्य विद्यमान है वही अपने शिष्य को बहुधा निर्दिष्ट कर देते हैं कि हमारे बाद ये अभिषिक्त होंगे, उनका अभिषेक हो जाता है तो वो शंकराचार्य हो जाते हैं। अगर कोई आचार्य अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने शिष्यों में से करके नहीं गया है तो बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य आकर के उनके शिष्यों में से जो सुयोग्य होता है उसको चुन करके उसको पदाभिषिक्त कर देते हैं। अगर उनके शिष्यों में से कोई योग्य उस समय उपलब्ध नहीं होता है तो बाकी 3 पीठों के शिष्यों में से कोई जो सुयोग्य हो उसको चुन करके पदस्थापित कर दिया जाता है। पदस्थापना के समय ही इस बारे में अंतिम निर्णय हो जाता है, क्योंकि एक पीठ का तो प्रश्न ही होता है, बाकी 3 पीठ के लोग निर्णायक होते हैं। 3 पीठ के शंकराचार्य या तो सर्वमति से या बहुमति से निर्णय कर देते हैं और फिर वो सदा सदा के लिए निर्णय हो जाता है। हमारे मामले में जब हमारा पदस्थापन हुआ, अभिषेक हमारा हुआ, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी महाराज ने पहले हमारा अभिषेक किया। उसके बाद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने हमको मान्यता प्रदान की और पूरी पीठ के शंकराचार्य जी ने, चूंकि हम उनके पास गए ही नहीं मांगने के लिए, उन्होंने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है वो आप पटल पर है, आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि हमसे चूंकि समर्थन मांगा नहीं गया इसलिए हमने दिया नहीं। और अभी माघ मेले में आए थे, उन्होंने कहा कि वो हमारे लाडले प्यारे हैं। तो हमको हमारा तीनों शंकराचार्य एक तरह से सहमत हैं और अगर पुरी के शंकराचार्य जी का नाम आप ना रखना चाहें तो भी जो 3 हैं, 3 में से 2 हमारे पक्ष में होकर के उन्होंने निर्णय कर दिया कि यही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। अब और कौन निर्णय करेगा? जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो जाता है तो उसके बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट निर्णय करने का अधिकार नहीं रखती है। उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया किसी बारे में तो अब कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई मठाधीश, कोई संत, कोई महंत, कोई किसी संस्था का अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष अब इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकता। यह शंकराचार्यों के द्वारा निर्णित विषय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शिष्टाचार नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से स्पष्टतया निर्णित विषय है, इसमें किसी प्रकार किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो है तत्काल अति महत्वपूर्ण, ये सर्कुलर है जो उनकी व्यवस्था के लिए आंतरिक रूप से सर्कुलर चलता है। अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक, माघ मेला, कमिश्नरेट प्रयागराज, और इसको भेजा गया है पुलिस आयुक्त प्रयागराज की ओर से।
ठीक है, तारीख देख लीजिए, ये 17/1/26 मौनी अमावस्या से एक दिन पहले का सर्कुलर है प्रयागराज के माघ मेले का। यहाँ देखिए, जूम कर लीजिए, लिखा है कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी की नेतृत्व में मौनी अमावस्या के अवसर संख्या 90-100 साधु संतों द्वारा शिविर से दिनांक 18/1/2026 को प्रातः समय 9 बजे अपने निजी वाहन संख्या 2 माने 2 वाहनों से शिविर से प्रस्थान कर त्रिवेणी संगर पर पहुंचकर स्नान पूजन किए जाने के पश्चात वापस अपने शिविर में आगमन किया जाना प्रस्तावित है। 1, फिर 2, 3, 4 अलग अलग और महात्माओं के उन्होंने लिखे हैं कि इनका ये है, इनका ये है। तो आप देखिए कि नंबर 1 पर हमारा है और लिखा हुआ है कि ये 90 से 100 लोगों के साथ, और 2 वाहन भी लिखे हुए हैं। हम तो वाहन ले ही नहीं गए थे, इसमें तो 2 वाहन भी उन्होंने जो परंपरा जानते हो उन्होंने सोच लिया होगा कि 2 वाहन भी साथ रहेंगे। तो आप देखिए कि हम कौन सी मर्यादा तोड़ रहे थे। पुलिस आयुक्त प्रयागराज के द्वारा जारी ये सर्कुलर, उनका इनर सर्कुलर है, उसमें कैसे ये कार्यक्रम 17 तारीख को जारी हो रहा था। अगर हमने कुछ भी ऐसा अनुचित किया होता, मनमाना किया होता, तो ये सर्कुलर कैसे एक दिन पहले उनका जारी था। जो समय इसमें लिखा है, जो जगह लिखी है, वैसे ही हम निकले, वैसे ही सब कुछ हुआ। उनके यही अधिकारी आकर के हमको लेकर के गए, उन्होंने ही बैरिकेड खुलवाया। तो जब सब कुछ वो कर रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर इस तरह का आरोप वो भी सदन में खड़े होकर के लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब झूठ बोलने में उनको परहेज नहीं रहा और उनके मन से पाप बोध समाप्त हो चुका है कि पाप भी कोई चीज होती है। और यही पतन की निशानी है। जिस समय किसी को पाप बोध समाप्त हो जाए कि कोई पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, जिस समय समाप्त हो जाता है उसी समय से उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बक्सा थाना क्षेत्र के लखेवा बाजार में एक बंगाली चिकित्सक की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर और साथ ही मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल बंगाली चिकित्सक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई और बेटी का आरोप है पिता के द्वारा 50 लाख रुपए रंगदारी न देने पर बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। घायल बंगाली चिकित्सक की बेटी ने बताया कि 6 फरवरी को व्हाट्सएप पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और इसके बाद कई बार फोन भी आया था। डायल 112 को उसकी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सवाल पूछा आपसे, क्या मामला, कैसा मरीज आया आपके यहाँ सर? अभी जो पेशेंट आए हैं, मतलब फैमिली के साथ आए, बता रहे हैं कि इन पे शायद फायर आर्म इंजरी हुआ है, जो घर वाले बता रहे हैं। तो अभी आपने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या लगा आपको? अभी एक्सरे के लिए एडवाइस किए हैं, बाकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम वो कर रहे हैं, जो उनका अभी देखते हैं। फर्स्ट एड में क्या कहीं गोली के निशान वगैरह? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। अभी एक्सरे के बाद ही ओपिनियन देंगे कि गोली लगा है कि नहीं। परिवारजन ने क्या बताया जी? घायल ने या परिवारजन ने क्या बताया? जो घर से आए बताया कि कोई अननोन था, पता नहीं, उन्होंने ये बोला कि कोई अननोन था तो गोली चली है, ऐसे बता रहे वो। तो कहाँ से आए ये घर तो बक्सा थाना के आसपास बता रहे हैं वहाँ से। तो घायल युवक की क्या स्थिति है? ठीक है, अभी ठीक है। मेरे फादर क्या हुआ है? 3 लोग थे, उनका चेहरा ढका हुआ था। वो खाली इतना बोले हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर आप मतलब कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। वो 3 फायरिंग की है, एक उनके पैर में लगा है। क्या मामला था? क्या कोई वो धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहे थे? क्या पैसा? कौन, माने कितने लोग थे? वो मुझे नहीं पता कितने लोग, मैं तो कॉलेज में थी, मुझे कैसे पता होगा कितने लोग? वैसे धमकी दे, फोर्स दे रहे थे कि पैसा तो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कौन लोग थे वो लोग? अरे मुझे नाम थोड़ी पता है। कैसे आप माने, कैसे पता लगा पैसा कैसे मांग रहा है? मतलब एक आदमी फोन करके बार-बार कह रहा है, फोन करके उसका नाम नहीं पता है मुझे उसका नाम नहीं पता है। वो बार-बार यही कह रहा है कि आप अगर मुझे पैसा नहीं देंगे हम आपको मार डालेंगे गोली से, जान से। कब से ये मतलब फोन कर रहा है वो? ये 6 तारीख से व्हाट्सएप पे कर रहा है, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे। इसकी सूचना पुलिस वालों को दी गई? जी नहीं। कितना मांग रहा था? कॉल हम लोग दिए थे, रिकॉर्डिंग भी दिए थे, स्क्रीनशॉट भी दिए थे पुलिस वालों को। कितना मांग रहा था? 50 लाख। 50 लाख। और दुकान किसी की है आपकी? लखनऊ बाजार में डॉक्टर है, क्या? डॉक्टर BK बंगाली।
आपका क्या नाम है? सोमा कृतौनिया। खबर वाराणसी से है, जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शिवरात्रि की तैयारी पूरी है। प्रातः 3:48 अनवरत दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ और साथ ही चारों पहर की होंगी महाआरती। सन 1983 में चली आ रही परंपरा को आगे में निर्वाहन किया जाएगा। लगभग 10 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना जताई जा रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। सभी प्रकार के प्रोटोकॉल पर रहेगी पूरी तरह की रोक। माँ तो ये कैलाश पर्वत से आया है। सारे देवी देवता गंधर्व सारे लोग भगवान को मनाते रहे। माँ सती चली गई। माँ सती जाने के बाद हजारों साल तक, कई कल्प तक वो घूमते ही रहे, बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ पार्वती के आने के बाद सारे लोग उनको मनाए, कहे नहीं हम शादी नहीं करेंगे। बाद में अनन्य भक्त उनके जो सप्त ऋषि थे वो उनको प्रार्थना सुनाए, साम वेद का प्रार्थना, तो उनसे वो बहुत प्रसन्न हुए कि मांगो क्या मांगते। बोले कुछ नहीं, माँ जो है इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, आपके बगल में रहे बाएं साइड में, ये तो संभव नहीं है, कुछ भी मांग सकते हो। बोले नहीं भगवान तपस्या कर रहे हैं। फिर इसी महाशिवरात्रि के दिन भगवान विश्वनाथ का माँ पार्वती से शादी हुआ, तब ये संपन्न हो रहा है। शाम के समय सप्तऋषि आरती संपन्न होता है प्रतिदिन प्रदोष काल में। तो यह नित्य होता है। सप्तऋषि आगे बैठते हैं, बाकी टोटल संख्या 13 की है। तो सप्तऋषि 7 आगे बैठते हैं, फिर डमरू है, विजयघंट है, चवर है और 2 सहायक में पीछे बैठते हैं। कुल मिला के 13 आदमी बैठते हैं। गुरुजी अपना कोई परिचय मेरे बता। मेरा नाम शशिभूषण त्रिपाठी उर्फ गुड्डू महाराज, काशी विश्वनाथ मंदिर महंत, काशी विश्वनाथ मंदिर। गुरुजी महाशिवरात्रि को लेके काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से जो आरती होगी, क्या पहर की आरती होनी है, उसमें क्या विशेष रहेगा? महाशिवरात्रि पर्व है, रात्रि में 4 काल का सेवा है। रात में 10 बजे से शुरू होगा, प्रातः 6 सवा 6 बजे तक समाप्त होगा। 10, 12, 2, 4, 6। महाराज जी इस बार की आरती किस तरीके की, क्या खास है आरती में इस बार के? प्रति वर्ष की तरह इस भांति भी वैसा ही होगा, उसमें विशेषता क्या है? महाराज जी आप 1978 से लगातार बाबा का विवाह कराते आ रहे हैं, कैसी परंपरा रही है? 83 से हम आए प्रधान की पीठ में। 83 के दिसंबर महीना में हम आए, तब से लेके अभी तक संपन्न हो रहा है बाबा की कृपा से। आगे भी भगवान विश्वनाथ का मर्जी होगा। तो पहले दिन द्वार पूजा, दूसरे में आरती में मड़वा, तीसरे पहर में सिंदूरदान और चौथे पहर में माँ बाबा को बैठा के चौथी आरती होती है मंगलाचरण। ये सब संपन्न होता है। उसके बाद फिर हम उठ जाते हैं, सारे पुजारी लोग उठ जाते हैं, सबको प्रसाद चंदन प्रदान होता है। एक विशेष पूजा होती है महादेव की, वो विशेष महादेव पूजा क्या है? भगवान विश्वनाथ जी को विशेष पूजा है, गुप्त पूजा है, जो कि प्रधान अर्चक को पता है। हमारे बाद जो भी अर्चक बनेगा तो वो गुप्त पूजा हम बताते हैं। मतलब आपके अलावा फिर किसी को ये चीज ये पता नहीं होता है? जी, वो गुप्त पूजा प्रधान पीठ से चला आ रहा है, ये हजारों साल का है, उससे भी आगे ये सब चल रहा है। लेकिन 83 से तो अभी तक हम कर ही रहे हैं, आगे जो बाबा विश्वनाथ का मर्जी हो। हरदोई के सारनी तिराहा स्थित एपीएस पब्लिक इंटर कॉलेज ने जिले में पहली बार विद्यालयी शिक्षा के साथ तकनीकी व मेडिकल फाउंडेशन तैयारी को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल की है। विद्यालय परिसर में शनिवार प्रातः 11 बजे टेक्नो मेडिकल शिक्षा पद्धति का भव्य शुभारंभ एवं करियर काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित की गई, जिसे सत्र 2026 के कक्षा 9वीं व 12वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और
साथ ही नीट एवं जेईई की सुदृढ़ तैयारी कराना है ताकि छात्र छात्राओं को अलग से कोचिंग पर निर्भर न रहना सके। और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक श्री अरविंद सिंह हरे और साथ ही वहीं प्रसिद्ध करियर काउंसलिंग श्री रणवीर सिंह ने विद्यार्थियों को करियर चयन और लक्ष्य निर्धारण तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी रणनीति की विस्तृत जानकारी दी है। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्नो मेडिकल क्लासेस के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विशेष एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण और अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां 13 फरवरी को गंगा नदी में मिले युवक के शव का मामला है और साथ ही युवक की गला दबाकर हत्या के बाद नदी में फेंका गया था शव। सदर कोतवाली क्षेत्र के बवाड़े गांव में मिला था शव। मृतक की पहचान दोस्त और उसके भाई ने की थी हत्या। गाजीपुर जिले के गंगा नदी में युवक का शव मिलने से मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला युवक के परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। युवक के पिता ने सदर कोतवाली में अपने 34 वर्षीय पुत्र मनोहर सिंह यादव के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण की रिपोर्ट लिखाई थी और युवक पिछले 9 फरवरी से लापता था। जांच के दौरान एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक का शव 13 फरवरी को बवाड़े गांव के पास गंगा नदी में बरामद किया गया था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी सगे भाई हैं। आरोपी परीक्षित के अनुसार मनोहर सिंह यादव ने 1 साल पहले उसकी बहन दीपा सिंह से 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद दीपा के लिए अपनी एफडी तोड़ी थी। मनोहर यह रकम वापस नहीं कर पा रहा था और पैसे मांगने पर दीपा को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। दीपा ने परीक्षित को बताया है कि मनोहर पैसे वापस न करने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था और बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था। साथ ही मनोहर की किसी अन्य लड़की से भी बातचीत होती थी। यह जानने के बाद परीक्षित ने दीपा से कहा कि जब मनोहर उससे मिलने बुलाए तो उसे बताया कि मनोहर ने 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बहन को फोन किया था। मनोहर सिंह यादव दीपा को लेकर गंगा नदी पुल के नीचे पहुंचा, जहां उसका भाई परीक्षित पहले से मौजूद था। बहन और भाई ने मनोहर से पैसे वापस करने के बारे में पूछा। इस पर मनोहर ने उन्हें ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया और पैसे वापस करने से इनकार करते हुए बहन की बदनामी की धमकी दी है। और साथ ही मनोहर की बातों से गुस्सा होकर दोनों ने मिलकर मनोहर सिंह यादव का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्या कामयाबी है सर, क्या बताएंगे? ये थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत 12 बंगला एरिया है। वहां के निवासी मनोहर यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जो दिनांक 9 फरवरी को शाम को अपने घर से बाइक से गए थे, उसके बाद वापस नहीं लौटे। 10 फरवरी को थाना कोतवाली पे उनके परिजनों द्वारा सूचना दिया गया। नियमानुसार इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस की टीमें, यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं, कोतवाल इंचार्ज कोतवाली के और चौकी इंचार्ज गोरा बाजार, इन लोगों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले उस व्यक्ति की बाइक ऐसे मिली एक रजागंज, यहाँ पे जो पुल है उसके पास, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और टेक्निकल एविडेंसेस की सहायता से इस घटना में संलिप्त एक भाई परीक्षित नाम के एक व्यक्ति और उसकी एक बहन को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना का सफल अनावरण करते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कल जो गुमशुदा थे उनका शव गंगा नदी में मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा तरमीम किया गया है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना कोतवाली के द्वारा की जा रही है। पूछताछ में और जो एविडेंसेस सर्च के दौरान जो पता चले उसमें ये आया कि ये जो अभियुक्ता लड़की है और जो मृतक, ये दोनों सहपाठी थे। हालांकि अब ये लोग अलग अलग अपनी जॉब करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संपर्क में थे और विगत 1 वर्ष पूर्व महिला
महिला से मृतक ने 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उधार वापस नहीं कर रहा था और उसको तरह तरह से मेंटली हैरेस भी कर रहा था और बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था। इससे इस महिला ने अपने भाई के साथ मिल के और प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत दोनों की बातचीत भी हुई है। रजागंज पुल के पास इसको बुलाया गया बाइक से और उसके बाद फिर गला घोंट के इसकी हत्या कर दी गई थी और बॉडी को नदी में फेंक दिया गया था, जिसे एसडीआरएफ की सहायता से और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से पुलिस टीम ने बरामद किया और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। जो बाइक है वो भी बरामद की गई है और जो हत्या में प्रयुक्त चुन्नी थी स्टॉल उसको भी बरामद किया गया है और जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है। महोबा में फसल बर्बादी और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने वाले 50 वर्षीय कृष्णपाल बुंदेला ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए अब हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। बेटी की शादी से ठीक 11 दिन पहले पिता की जानने से परिवार टूट चुका था। ऐसे में बीजेपी नेता जितेंद्र मिश्रा ने पंडित परिवार को, आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मिलकर 62,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज्योरैया गाँव में पिछले दिनों मातम पसर गया था। किसान कृष्णपाल सिंह बुंदेला, जो अपनी लाडली बेटी तनीषा के 24 फरवरी हाथ पीले करने के लिए सपने बुन रहा था, नियति ने उनके हाथ क्रूर मजाक किया है। फसल की बर्बादी और सिर पर खड़ी बेटी की शादी के खर्चों के बोझ ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि उन्होंने अपने ही खेत में मौत को गले लगा दिया। आपको बता दें, शादी से महज 11 दिन पहले घर का मुखिया चला गया, जिससे खुशियों वाला घर में अंधेरा छा गया। दुख की घड़ी इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, उनकी मदद के लिए हमीरपुर महोबा के बीजेपी नेता जितेंद्र मिश्रा गांव पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार के बीच बैठकर उनका दर्द साझा किया। उन्होंने न केवल शोक व्यक्त किया बल्कि अपनी ओर से तत्काल राहत पहुंचाते हुए कुल 62,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान की है, जिसकी शादी का अधूरा फर्ज अब पूरे गाँव और समाज की जिम्मेदारी बन गई है। इस दौरान उसके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा ने मौके पर प्रशासन से, अधिकारियों और सरकार से भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को किसान दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। वहाँ पर एक महानुभाव ने ऐसी आर्थिक तंगी के चलते, जो कि कहा जाए तो समाज के उच्च स्तर की कहे जाते हैं कि ठाकुर समाज से हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने यह घटना की और पूरा परिवार वास्तव में बहुत ही दुखित है और वह बेटी बहुत ही दुखित है, जो हमसे आज भी अभी भी मिल नहीं पाई है। और इसके लिए आदरणीय हमारे बीच में जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि विशेष सहयोग दे करके परिवार का एक छोटा सा अनुदान दे करके कहिए तो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भी लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार से भी जो भी मदद संभव हो सकेगी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार से बेटी की शादी में और उनके परिवार को ताकत देने के लिए सहयोग रहे, उसके लिए धन्यवाद। जी जितेंद्र मिश्रा जी के आए हैं, धन्यवाद उनको मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूँ, जो उनने हमारी जितनी भी मदद की हमारे लिए सर से ऊपर है। क्या घटना हो गई थी, कैसे ये सब कुछ हो गया? घटना मेरे छोटे भाई है कृष्ण प्रताप सिंह, बच्ची की शादी थी अभी इसी 24 माह की, मतलब 24 फरवरी की। अब वो परेशानी के कारण, पैसा ना मिलने के कारण, ना हमारे परेशान होकर के सुसाइड कर ली। मिश्रा जी आए हैं, क्या आश्वासन दिया? सहयोग उनका चाहिए। उनने भरपूर सहयोग है हमारे लिए, उनका भरपूर सहयोग है हमारे लिए। सरकार से क्या उम्मीद है? अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि हो सके तो हमारी मतलब परिवार की मदद करें। एक लिए मैं मुख्यमंत्री जी का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कृष्णपाल सिंह जी की 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो गई, बीच वाली बच्ची की शादी थी। आप इनके सगे भाई हैं, ये उनके 2 बेटे हैं और एक छोटी बेटी भी अभी और है शादी के लिए। इनका कथन ये है कि आर्थिक तंगी की वजह से
और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमको पेपर के माध्यम से जानकारी मिली, जिस वजह से अच्छा यहाँ हमारे कुछ लोग हैं भी जानने वाले, तो उनसे भी हमने संपर्क किया, तो यही कारण बताया गया। मानव स्वभाव है और मानवीय दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़ी विशाल शादियां करते हैं, उन्हें थोड़ा गांव पे भी नज़र डालनी चाहिए कि हमारे अपने बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो किसी भी जात समुदाय के हो सकते हैं। कम से कम वो इस तरह की घटना करने के लिए अगर बेबस हो रहे हैं तो हमें उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। मेरा एक ही स्पष्ट कहना है, सबसे पता करिए वो लोग कौन लोग हैं जो वाकई अपनी बेटी की शादी के लिए बेबस होकर के फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। यूं ही कोई मौत को गले नहीं लगाता है। जब बहुत पीड़ा होती है, लाचार होता है, बेबस होता है व्यक्ति, तब शायद मौत को गले लगाता है। मैं इस परिवार के दुख में शामिल हूं। बेटी की शादी अच्छे से हो और इनकी शादी के लिए हमने अपने लोगों की जिम्मेदारी भी लगा दी है। मंडल अध्यक्ष जी हैं आशीष जी, इनको भी कहा है कि सब लोग शामिल हों शादी में, कोई कमी ना पड़े, किसी तरह की दिक्कत ना आए। यथासंभव जो भी हो सकता हो, मैं उस बेटी का भाई हूं और मैं उस माँ का बेटा हूं जो आज इस दुख की पीड़ा में है। मैं उनका दुख बांटने आया हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच कल आयोजित हो रहे T20 मैच को लेकर संपूर्ण देश में उत्साह की लहर दौड़ गई है। कानपुर में भारत की जीत को लेकर काका देव में शिक्षक आशीष श्रीवास्तव एवं क्रिकेट मैच खिलाड़ियों ने हवन पूजन करते हुए भारत की जीत को ऐसी कामना की है कि वह उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंधु में भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, वैसे ही भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को धूल चटाते हुए नजर आएंगे। आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि पहले पाकिस्तान की टीम मैच खेलने से मना कर रही थी क्योंकि वहां हार से डर रही थी। कानपुर के चाइना मैन गेंदबाज और साथी कुलदीप यादव और अन्य गेंदबाज मैच में ज्यादा से ज्यादा विकेट लेकर भारत की जीत को सुनिश्चित करेंगे। पंडित जी, आज हवन पूजन करवाया गया है, किस वजह से करवाया गया है और क्या उद्देश्य है? भारत की विजय का उद्देश्य है और हम सभी को ऐसा यहाँ पे विचार है कि उनके जो बॉलर हैं वो ऐसी बॉल करेंगे जिसमें हम एक बॉल में 12 रन मारेंगे। यानी उनकी पहली 9 बॉल जाएगी और उस पर छक्का मारेंगे और उसके बाद में आगे वाली बॉल में भी हम लोग 6 रन मारेंगे। तो इस तरह से 13 रन हमारे बॉल के रहेंगे और हमारे जितने बॉलर रहेंगे वो उनको 0 रन देंगे। आज हवन करवाया गया है, किन मंत्रों उच्चारण का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया गया है? वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण है और जो है लौकिक मंत्रों का उच्चारण है और कुछ रामायण के मंत्रों का उच्चारण है। इन सभी मंत्रों का सामूहिक उच्चारण करके जिनकी जो काली शक्तियाँ उन सबको नष्ट करने के लिए हमारे मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे करके सामूहिक प्रयास किया गया है और आप सभी का इसमें प्रयास साथ में सहयोग है और आपकी प्रसन्नता बता रही कि हम सभी जीतने ही वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यमन राजपूत है। आज यहाँ पर हवन पूजन करवाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका और कल मैच है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? इस हवन का उद्देश्य हम लोग जो हमारे सर आशीष श्रीवास्तव जी ने कराया है, इसका उद्देश्य है कि कल के मैच में जो इंडिया का पाकिस्तान के विरुद्ध है ICC T20 विश्व कप का, उसमें भारत को एक तरफा बहुत बड़ी जीत मिले पाकिस्तान के विरुद्ध। सब कैमरा में देखो। और मैं चाह रहा हूँ कि कल के मुकाबले में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। पाकिस्तान कह रहा है कि उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का भारत से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, कितना भी अच्छा कह दें, वो सब मैच के बाद कहते हैं। मैच में भारत पाकिस्तान को एक तरफा ही हमेशा प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन में आई है। चाइना मैन बॉलर कानपुर के उमेश यादव वो भी खेल रहे हैं, कुलदीप यादव हम लोग के लोकल स्टार हैं और हम चाहते हैं कि कल वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। कल जो भारत और पाकिस्तान का मैच है
उसमें पाकिस्तान की हार हो और भारत की बहुत ही भीषण जीत हो, इसलिए हवन किया गया है। ईश्वर हमारा साथ देंगे और जो पाकिस्तानी वाले काला जादू और गलत सलत हरकतें करते हैं ना, वो सारी शक्तियां यहाँ से दूर हो जाएंगी। अरे कल कानपुर के आप कुलदीप यादव का देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा अपना बच्चा, और देखिए कल वो 5 विकेट निकालेगा। और पाकिस्तानी वाले जो बॉलर लेके आए ना, कल उनकी धज्जियाँ उड़ेंगी, अभी ये शर्मा उड़ाएगा। अरे वैसे ही जैसे हराया था पाकिस्तान मुंह की खा गया था, वैसे ही कल मैच मुंह की खाएगा। अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान पहले कहता हम खेलेंगे नहीं, अरे खेलो कैसे नहीं, तुम्हें डर लग रहा था पिछली हार से, तब वरना तभी ना खेलते तुम, तब क्या खेल लिए तुम डर रहे हो कि तुम फिर हारोगे और अपने देश में जाके मुंह क्या दिखाओगे, और पाकिस्तानी मुंह क्या दिखाएंगे हम लोगों को, क्या औकात है उनकी। खबर सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें हथियारबंद लोगों ने पत्थर क्रेशर प्लांट पर किया है हमला। गिट्टी लोड करने आए कुछ ट्रकों और ऑफिस में किया तोड़फोड़। बीते 12 बजे के करीब 6 से 7 की संख्या में आए हथियारबंद लोगों ने किया है हमला। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोप है कि हमलावरों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर सामानों को तोड़ा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के घर पकड़े में जुटी है। और साथ ही वायरल वीडियो बीते गुरुवार देर रात का बताया जा रहा ओबरा थाना क्षेत्र के रास पहरी की घटना। सोनभद्र जनपद के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के रामपरही में देर रात एक पत्थर क्रेशर प्लांट पर गिरोहबंद लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने ऑफिस और गिट्टी लोड करने आए ट्रकों में तोड़फोड़ कर दी थी और नकदी भी चोरी करके ले गए थे। क्रेशर संचालक कृष्णा गुप्ता के अनुसार रात लगभग 11:30 बजे गिट्टी कारोबारों से जुड़े धीरू अपने सहयोगियों अजय और केशव यादव सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर प्लांट परिसर में पहुंचे थे। आरोप है कि आते ही उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे अचानक अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने परिसर में खड़े ट्रकों के शीशे तोड़ दिए और साथ ही मशीनरी व अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद वे कार्यालय में घुस गए, जहां रखे टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक कार्रवाई की मांग है और साथ ही प्रभारी निरीक्षक सदानंद राय ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंदौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की जद में आकर लाइनमैन की मौत हो गई। आपको बता दें 33,000 के पोल पर बिजली ठीक करने के दौरान हुआ यह हादसा। गंभीर रूप से झुलसे सदुम को आनन फानन में पहुंचाया गया जिला अस्पताल में सदुम की मौत हो गई है। परिजन समेत ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस साथ ही बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी की है। मौके पर पहुंचे सैयद राजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह शोक संतप्त परिवार को उचित कार्रवाई का दिलाया है भरोसा। कंदवा थाना क्षेत्र के अदसड़ विरास साय फीडर का पूरा मामला बताया जा रहा। सरदुमन भी कैसे हुआ ये? हमारा छोटा भाई सरदुम लाइनमैन जो कि ररुआ पंप कैनाल पर तैनात था, अनस्किल था। वहीं पर ऋषि गुप्ता लाइनमैन स्किल, वीरेंद्र गुप्ता लाइनमैन स्किल और मनोज पासवान
जेई इंद्रजीत सिंह अमड़ा, जिसके साथ शटडाउन लेकर काम करने के लिए ऋषि गुप्ता को शटडाउन दिया गया, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे भाई सरदुम को जगाकर उसका हत्या करवा दिए। क्या मांगे हैं आप? अब क्या चाहेंगे हम तो जेल ही से आएंगे सबको। जे इंद्रजीत सिंह मादर चोद है। अभी विधायक भी आए थे समझाने के लिए, क्या बात? विधायक जी कहे हैं कि उन लोगों पर मुकदमा कराइए। खबर वाराणसी से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला और मंगला आरती के पश्चात आमजन के लिए खुले बाबा के पट और मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। खबर इटावा से है, जहां अखिलेश यादव ने इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एसआईआर का दुरुपयोग किया है और मुसलमानों और पीडीए मतदाताओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 1,14,000 फॉर्म भरे हैं, जिनमें से अधिकांश पीडीए मतदाताओं के हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ गलत तरीके से वोट काटने का प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ लगे मामलों को वापस ले लिया है, जो कि एक गलत काम है, और उन्होंने अपने विरोधियों को मृत घोषित करने का प्रयास भी किया। और साथ ही अखिलेश यादव ने अमेरिका डील की भी आलोचना की और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी और किसानों को नुकसान होगा। चुनाव प्रशासन ने वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मालेगांव वाला जो विवाद चल रहा है, जिसमें टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो दी गई। देखिए, आप अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। बीजेपी समझा रही है 18 छोटा है, 0 बड़ा है। तो इसी गणित को समझिए, 18 इज इक्वल टू 0, ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश का किसान विरोध कर रहा था इस डील का। हम सब लोग विरोध कर रहे हैं इस डील का, इसीलिए जनता से आह्वान कर रहे हैं, और जनता ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी। गरीब जनता हराएगी, अमीर बाद में हराएगा, गरीब जनता पहले हराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा। सभा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। करके मीडिया का गाड़ी का वाला डाला गया क्या है, उस पे लिखा है गाड़ी को सपा का झंडा बोल रहा है तरीके से। देखिए, आप उत्तर प्रदेश, देखिए ऐसा है, बहुत दूर नहीं खड़े आप। सबसे ज्यादा लैंड माफिया, जमीन के माफिया यूपी में बीजेपी के लोग हैं। इटावा में तो बता रहे हैं कई मीटर पहाड़ था, वो गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। सर, असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर निर्णय दिया, वो मैं मानता हूँ अभी भी गलत है। उनके स्टैंड को क्या थे? मुझे जानकारी नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा ना, कुछ मेरी जानकारी में नहीं है। तो महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आपने स्त्री समृद्धि योजना की बात कही है, सरकार आएगी क्या? अभी मैनिफेस्टो आएगा, उसको पढ़िएगा, बहुत सारी सुविधाएं देंगे और इटावा को विकास की गति से और आगे बढ़ा। एसआईआर को लेकर भरतना थाने में सपा के कार्यकर्ता गए तो एसओ भरतना ने उन्हें अपशब्द बोले, गाली गलौज की। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन भी दिया था, इस पर क्या बोलते? लगता है पुलिस इन्हें भी, इनके टोपी भी लाल कर दिया है।
ये जब बीजेपी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं तो सोचिए आप क्या उम्मीद करोगे। जब लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, उन्हें न्याय देना चाहिए और न्याय नहीं दे पा रहे तो बताओ क्या करें, लाल टोपी पहन लें या भगवा टोपी पहन लें। बहुत ही इटावा के बड़े नेता रहे बलराम सिंह यादव जी, उनके बेटे के निधन होने के बाद मैं परिवार से मिलने आया था। गुड्डू यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार काम करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव कन्नौज का था तो गुड्डू और हम सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और जो भी साथी उनके थे उन्होंने पूरा समाजवादी पार्टी का उस समय सहयोग और मदद की थी। गुड्डू इधर बीमार हुए और जिसके कारण आज वो हमारे बीच नहीं है, तो परिवार से मिलकर के उनका दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, सभी समाजवादी लोग। जहां तक हमारे साथी ने ये पूछा है SIR, एक बात तो ये मान लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है, ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने SIR की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत SIR में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो PDA है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए, जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी SDM पर और एक भी DM पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब PDA निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा के हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए कि बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सरकार है कि हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए।
अपने इटावा में कहीं होंगे ऐसे, इटावा में कहीं होंगे। इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, तो बताओ क्या बचा हमारे देश का? तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो दूसरों को हत्या कराते हों वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? मेला गांव आया है, वहाँ पर एक अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी आया कि एप्स्टीन फाइल देखिए। आया है। मैं सर आपसे हाँ। मैं आपसे कुछ भी लेने या मांगने नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, पत्रकार नहीं है। मैं पत्रकार नहीं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। Very nice। यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होता है एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस, इसीलिए मैं मीडिया के सामने आपको पहली बार मैंने इस रैली में घुस के ये कहा है। मैं आपको प्रणाम करने इसलिए आया हूँ कि आज मेरे साथी लोग आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, मैं टीचर हूँ, तो लोग डिस्कशन करते हैं। सरकार बनवाई है। आपका नाम एप्स्टीन फाइल नहीं आया था। ठीक, रुक जाइए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ बीजेपी से सावधान रहो। अभी पूजनीय शंकराचार्य पे क्या क्या कर दिया बताओ आप समझ गए होंगे ना। पूजनीय शंकराचार्य को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। ये जो हमारे चैनल भाई लोग हैं ये ईमानदार हो जाएं तो उसी दिन भारतीय जनता की सरकार गिर जाएगी। हमारे यूट्यूबर तो ठीक हैं, हमारे यूट्यूबर तो ठीक हैं, हमारे बहुत से कुछ चैनल समय समय पे ठीक दिखाते हैं। अभी तो सनातनी भी अच्छा दिखा रहे थे हैं। और शंकराचार्य जी, हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी, जो बातें उन्होंने कही हैं कि विधानसभा में इतनी गुंडों की भाषा नहीं हो सकती। आज तक बताओ उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हो? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पे गंभीर धाराएं थी, इन्होंने अपने केस वापस लिए, अपने केस खुद के वापस लिए, और अपने नहीं लिए औरों के भी लिए वापस। तो इसलिए सावधान रहिए, उत्तर प्रदेश को सत्यानाश कर दिया इन्होंने। सर, जिस तरीके से 38 लोगों को मृतक घोषित कर दिया है उसमें लिस्ट में, और जीवित हैं वे क्या? अभी 16 तारीख को मैं इसी संबंध में प्रेस करने जा रहा हूं, और जिनके गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मालेगांव वाला जो विवाद चल रहा है जिसमें टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो दी गई। देखिए आप, अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, कि गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन। मिर्जापुर में हरसिंहपुर में विद्यांचल धाम को जोड़ने वाले प्रस्तावित पीपा पुल के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कौल और साथी ब्लॉक स्थित हरसिंहपुर गांव में गंगा घाट पर तट पर भूमि पूजन कर किया है। लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले यह अस्थायी पीपा पुल नवरात्रि मेला से पूर्व श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। गंगा तट पर नगर विधायक ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन अर्चन कर कार्य का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यांचल धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को
ध्यान में रखते हुए इस पीपा पुल को मांग उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी और मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए जाने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्य प्रारंभ कर दिया था। विधायक ने बताया है कि नवरात्रि के दौरान विंध्याचल धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे शास्त्री सेतु पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बन जाता है और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पीपा पुल चालू हो जाने से शास्त्री सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा। आज मैंने पीपा पुल का शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैंने मांग किया था कि महाराज जी, विंध्य कॉरिडोर बढ़ जाने की वजह से यात्रियों का संख्या 5 से 10 गुना बढ़ गया है, इसलिए शास्त्री सेतु दिन रात जाम लगा रहता है। वैकल्पिक व्यवस्था कोई होना चाहिए, तो उसके तहत उन्होंने पीपा पुल देने का काम किया है, जिसके वजह से आने वाले यात्रियों को तो सुविधा होगा ही, लेकिन कोन ब्लॉक विंध्याचल से पूर्ण रूप से जुड़ गया है। इधर भी रोजी रोटी मिलने का काम होगा, क्योंकि यात्री यहाँ गाड़ी खड़े करेंगे और पैदल ही 500-700 मीटर जाकर माँ का दर्शन करके पुनः आ जाएंगे। खबर औरैया से है, जहां महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव की पूजा और आत्मा चिंतन के लिए माना जाता है। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। वहीं हम आपको बता दें, आज एक ऐसा शिवालय देखेंगे जो औरैया जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित है। देवकली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ संपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से शिव भक्त पूजन अर्चन और साथ ही रुद्राभिषेक जलाभिषेक के साथ कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त देवकली मंदिर आकर भक्ति भाव से पूजन अर्चन कर भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करता है, वह मनोकामना भगवान भोलेनाथ उस भक्त की अवश्य पूरी करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि में सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं औरैया के देवकली मंदिर का भी नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। औरैया की यमुना नदी किनारे स्थित देवकली मंदिर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ रात्रि से ही जुटनी शुरू हो गई थी। आज सुबह 4 बजे पहले ही मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। जैसे ही सुबह मंदिर के कपाट खुले, मंदिर बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। देवादिदेव महादेव के राग अनुराग में काशी का कंकड़ तरंगित और साथ ही जो जरा जरा सी में और चप्पा चप्पा हर महादेव से अनुप्रिय हो उठा है। दिन रविवार और उनके प्रिय महाशिवरात्रि पर निर्भाव विभोर होते लाखों श्रद्धालु कैलाश के दरस परस को एक दिन पहले ही उमड़ पड़े हैं। यही नहीं, शहर के दीवारों से लेकर शिवालयों तक महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दिन निकलने वाली शिव बारात में शामिल होने के लिए गढ़ तैयार बैठे हैं और कोई भूत की शक्ल में तो कोई देव बनकर बाबा की बारात में शामिल होगा। खबर वाराणसी से है, जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रातः मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 10 लाख लोगों की दर्शन करने की उम्मीद है। दूर दराज से बाबा के दर्शन के लिए लगातार काशी पहुंचे श्रद्धालु और साथ ही अभेद किले में तब्दील हुई काशी।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 2 असलहा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। 6 असलहे, 2 मैगजीन, 8 कारतूस, 2 मोबाइल व कार बरामद है। मधानता के मोहम्मद शहबाज जेठवारा का अनिल मिश्रा गिरफ्तार है। मध्य प्रदेश से असलहा लाकर जनपद में बेचता था और एसपी दीपक भूकर ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है। मधानता पुलिस व स्पेशल टीम ने हंसी जयचंद्र के पास उन्हें पकड़ा है। थाना मांधाता पुलिस टीम व जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम शाहबाज और दूसरा अनिल मिश्रा। इन दोनों के कब्जे से 6 जो अवैध असला हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें एक फैक्ट्री मेड रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है और 4 जो अवैध हैं तमंचा है और उसके साथ साथ मैगजीन और इनके कारतूस भी जो हैं इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इनसे इनिशियल पूछताछ में ये पता लगा है कि ये ऑर्डर पे जो अवैध तमंचे हैं वो सप्लाई करते थे और इसका सोर्स जो है इन्होंने ये बताया है कि मध्य प्रदेश से ये एक व्यक्ति है जिसका हमें डिटेल्स मिली है, उसके यहाँ से ये लेके आते थे और यहाँ पर जो अवैध तमंचा है वो 8 से 10,000 रुपए में ये लोकल लोगों को सप्लाई करते थे। इसमें जो भी लोग इसमें लिंकेज हैं कि जो सप्लाई करते थे और जिसकी डिमांड थी उन सबको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी जो भविष्य में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस सुनिश्चित करेगी। इनका जो सोर्स है वो जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से था, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे फर्दर भी जो लोग इसमें बनाने में इन्वॉल्व हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर अभी तक इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है और सर ये अभी तक कितने असले? देखिए इनिशियल जो अभी ये पूछताछ हुई है इसमें इन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं जिनको अभी हम तस्दीक कर रहे हैं और ये जो शाहबाज है इस पे 8 जो अभियोग हैं पहले से पंजीकृत हैं, इंक्लूडिंग जो ये अभी अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो अनिल मिश्रा है इसके ऊपर 2 अभियोग पंजीकृत। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आपको बता दें गैंग लीडर मसन अली की 1.25 करोड़ की जमीन कुर्क कर दी गई है। 6 अंचल संपत्तियों, कृषि व आवासीय भूमि पर कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी के आदेश पर हुई कार्रवाई। मसन अली पर लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर समेत 12 केस दर्ज है। बिहारगंज में व्यापारी भाइयों पर हमला व फायरिंग पर हुई है कार्रवाई। अंतु कोतवाली देहात क्षेत्र के पास राजस्व टीम मौजूद रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अंतु तथा थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त मसन पुत्र लतीफ जो थाना अंतु का रहने वाला है उसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित कृषि एवं आवासीय भूमि समेत कुल 6 अचल संपत्तियों का नियमानुसार आज कुर्क किया गया। उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। अभियुक्त मसन के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर एवं अंतु को मिलाकर के हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कुल लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकरण में आगे की भी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर के कल्याणपुर का पशुपतिनाथ मंदिर एवं भूतेश्वर मंदिर बम बम के जयकारों से गूंज उठा है। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के सभी शिवालय बम बम के जयकारों से गूंज उठे। इसी कड़ी में कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शन के लिए देखने को मिली है। यह पर्व न केवल भगवान शिव की पूजा का दिन माना जाता है बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसको श्रद्धालुगण महाशिवरात्रि के रूप से मानते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों का जलाभिषेक करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं केशवपुरम स्थित भूतेश्वर मंदिर की तो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर रातों रात भूतों द्वारा बनाया गया था। तब से ही यह मंदिर अपना भाव स्वरूप ले चुका है और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है और भक्तों की सुबह से ही यहाँ पर इस मंदिर में लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह आद्य का आगार। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त मैं कानपुर के ईसा कॉलोनी में उपस्थित हूँ
जहाँ पे मंदिर ये पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर है, और आज ये मंदिर इस प्रकार से सजा हुआ है महाकालेश्वर के द्वारा। तो हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं, आइए हम इन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम है महाराज जी? राजेश बाबा जी। बाबा जी, ये जो मंदिर इस बार जो पशुपतिनाथ मंदिर है महाकाल के उज्जैन के नाम से सजा हुआ है, तो क्या कहेंगे इससे? अपने पशुपतिनाथ मंदिर में जो है ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है। तो अगले बार पशुपतिनाथ का और इस बार महाकालेश्वर धाम है। और लगभग ये जो मंदिर है कितना पुराना है? 60-70 साल पुराना है। अभी तक की सुबह से कितने लोग दर्शन करने आते हैं? हजारों के ऊपर चले गए। शाम को कोई प्रोग्राम वगैरह? शाम को है आती है हमारे यहाँ तरीके से हो। जैसा कि आपको बता दें कि आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के भूतेश्वर मंदिर में। तो हमारे साथ में बात करने के लिए हैं कानपुर भूतेश्वर मंदिर के महाराज संतोष गिरी जी। आइए हम इनसे जानकारी लेंगे शिवरात्रि के पावन पर्व में कि ये मंदिर कितना पुराना है और लगभग इस मंदिर की क्या क्या खूबियां हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का, जिस दिन कहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह हुआ था। और जो ये मंदिर है हमारा भूतेश्वर मंदिर, हमारा हम सबका मंदिर है। ये जो मंदिर सबका होता है, वहाँ पर भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ये मंदिर एक रात में भूतों ने इस शिवलिंग का स्थापना की थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात रावतपुर रानी की बघेलिन ने वो पता चला कि हमारे स्टेट में कोई मंदिर है, तो उन्होंने इसका मंदिर का शिवलिंग है मंदिर का निर्माण कराया। और रामलला मंदिर से बिठूर तक, अब बिठूर से भूतेश्वर तक सुरंग बनी हुई है, जिससे कि वो रानी साहिबा आती थी, पहले बिठूर स्नान करती थी, उसके पश्चात भूतेश्वर बाबा के दर्शन करने के पश्चात फिर अपने महल रामलला जाते थे। कहते हैं कि ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई नहीं बता सकता है कब का है ये। और कुछ मान्यता वगैरह भी कुछ? हाँ, यहाँ पर मान्यता है, जैसे जिन बच्चों की शादी में अड़चन आती है, अगर वो लोग 27 सोमवार यहाँ दर्शन कर लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं होती है, वो अगर 40 दिन यहाँ जल चढ़ा देती हैं तो उनको अवश्य बाबा वरदान दे करके उनके यहाँ संतान होने की वरदान देते हैं। तो ये रहे मंदिर के महान संतोष गिरी ने जो जानकारी दी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम कानपुर। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद पाली रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को दहला दिया। टक्कर इतनी जोर की थी कि मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद डाला चालक की जान नहीं बची होगी। जानकारी के अनुसार पाली क्षेत्र के अंडा सप्लाई लेकर लौट रहे टाटा मैजिक डाला चालक इमरान को सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक टक्कर मार दी, जिससे जोरदार भिड़ंत हो गई और डाला का पिछला हिस्सा जिसमें अंडे रखे थे टूटकर अलग जाकर गिरा है और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ क्षणों के लिए लगा कि चालक बच नहीं पाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चालक को केवल हल्की फुल्की चोटें आई हैं और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना है इस मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना आम बात हो गई है। समय रहते सख्त कार्रवाई ना हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। कहाँ रहते हो? ये गाड़ी आपकी कहाँ की है? गाड़ी हमारे यहाँ की है कि जाने दे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? मैं पाली से आ रहा था, शाहबाद जा रहा था। अच्छा, ये घटना किस समय हुई? ये घटना हुई थी 9
बजे। अच्छा, किसी की चोट वोट लगी? बेहोश हो गए थे हम लोग तो। हमारा तो स्टेयरिंग घुस गया पतलियों में, हम लोग तो बेहोश ही हो गए थे। गाँव वालों ने बचाया, मैंने इसको टिपर तक ले दिया, बंदे ने गाड़ी बंदे तुरंत कट मार दिया। मतलब इस ड्राइवर ने कट डाला, जो ड्राइवर है इसका? इसने कट मारा है मेरे, और मार के फिर निकल भी गए, भाग भी गए। अच्छा, भाग के मिला नहीं अभी तक? नहीं मिले थे। तो उसके साथ में क्लीनर भी थे या खाली ड्राइवर ही था उसमें? तीनों लोग भाग गए। किस समय घटना होगी लगभग? 9 बजे। क्या नाम आपने अपना बताया? इमरान। आप ही गाड़ी चला रहे थे? उत्तराखंड में चली तबादरा एक्सप्रेस के बाद हरिद्वार के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपना चार्ज संभाल लिया है और चार्ज लेने के बाद उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। नवनियुक्त एसएसपी नवनीत सिंह द्वारा हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से हरिद्वार की कमान संभाली गई है। उसके बाद हरिद्वार सीसीआर टावर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया। साथ ही पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने बताया कि कल होने वाले महापर्व महाशिवरात्रि पर कानून व्यवस्था, यातायात और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसको लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही महिला सुरक्षा की टॉप प्रायोरिटी वो रहेगी। साथ ही हरिद्वार में होने वाले आगामी आयोजनों को लेकर सुरक्षा और समन्वय पर भी विशेष नजर रहेगी। मेरी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा, इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। सर, आते ही साल आपने आपके साथ भार संभाला है और कल स्नान है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल का जो स्नान है ऑलरेडी पुलिस गियर अप है, हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं सब जगह। और कल चूँकि जल चढ़ाया भी जाएगा तो जितने हमारे शिवालय हैं वहाँ पे ड्यूटी रहेगी और उसके लिए पूरी तैयारी है। सर, एक भीड़ की आम समस्या रहती है, उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। देखिए, इसमें जब हमारे कोई मेला होता है तो उसमें भीड़ के दबाव को लेके उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। तो उसमें कब कहते हैं उसे फर्स्ट स्टेज का प्लान लागू होगा, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वो भीड़ के प्रेशर के हिसाब से होता है। वो ऑलरेडी पेपर्स में है और सारी ड्यूटीज़ ब्रीफ्ड हैं और उसमें कंट्रोल रूम से उसकी कॉल ली जाती है ऑफिसर्स के द्वारा। सर, मित्र पुलिस की आड़, इसमें कैसे जो है आपके द्वारा क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पुलिस जो है कम्युनिटी सोसाइटी को सर्व करने के लिए है और मैं कहूँगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आपकी सेवा के लिए हैं। और आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कभी आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी आती है जो आपको लगता है कि कम्युनिटी एज ए लार्ज सबके लिए वो बेनिफिशियल होगी, तो हमसे ज़रूर शेयर करें। और हम आपके मित्र ही हैं और हमारे पास आएँ, हमारे साथ बैठें और हमसे संवाद करें। और आपके जो सजेशन होंगे, कई सुझाव ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे सुझाव ऐसे भी होते हैं जिनसे कि हम वास्तव में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर काम किया जाएगा। रामनगर के जीआईसी इंटर कॉलेज में आयोजित एनयू मिलाई और मीट में पूर्व छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में आईटीबीपी बरेली में शिक्षा एवं तमाम परामर्शदाता और साथी पद पर तैनात मोहम्मद दानिश सैफी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि अनुशासन और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस दौरान पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव, उपलब्धियों और संघर्ष साझा करते हुए वर्तमान छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि पुराने छात्रों का सम्मान करना संस्थान के लिए गर्व की बात है। उनके अनुभवों से विद्यार्थियों को नई शिक्षा दीक्षा मिलती है। और कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें गणेश रावत सहित कई पूर्व छात्रों ने अपने संस्मरण साझा किए और छात्रों को उत्साहवर्धन से भर दिया। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में स्ट्रेस काउंसलर हूँ और मैं यहीं से पास आउट हुआ था। और ये हमारे पंकज सर, कैप्टन पंकज सर एनसीसी के, तो इन्होंने पहले भी मुझे इनवाइट किया था 26 जनवरी को, वृक्षारोपण वगैरह हुआ था। और अभी ये रीयूनियन है, यहाँ पे हर तरह के हर बैच के लोग आए हैं, तो एक बहुत अच्छी यादगार यहाँ पे बनने वाली है।
किसी टाइम पे हम यहाँ पर पढ़ते थे और हम मतलब सारी चीज़ एक्टिविटी वगैरह करते थे, और जो भी उस टाइम पे होती थी, भाग दौड़ करना या अच्छे वैसे शैतानियाँ करना, सब कुछ करते थे। वो हमने अभी भी थोड़ा सा आपस में करा, पुराने यार मिले, 5 साल पहले 6 साल पहले पुराने जो यार थे, 8 साल पहले यार थे, कुछ कांटेक्ट में थे, कुछ कांटेक्ट में नहीं थे, तो वो सब मिल गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया इनके द्वारा, और उम्मीद करते हैं अगली बार भी कभी ये फ्यूचर में हमें बुलाएंगे तो। आपको बता दें, पिरान कलियन में शेफील्ड स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव अनुभूति समारोह का शुभारंभ बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एएसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन राहुल बिश्नोई और निदेशक डीके शर्मा ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से हुई है। इसके बाद प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बच्चों ने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में गढ़वाली, राजस्थानी और बॉलीवुडी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार। आज हमारा एनुअल फंक्शन था। आज हम अपना 15 साल भी पूरे कर रहे हैं। इस 15 साल के लिए ये 2 दिवसीय हमारा एनुअल फंक्शन था, जिसमें प्ले टू 5th का आज पहला दिन था हमारा, और 6 to 12th हम कल करेंगे जो है। तो फर्स्ट डे था, तो आज छोटे बच्चों ने खूब धूम मचाया, बहुत जो है मज़े किए, बहुत समा बांध दिया उन्होंने आज जो है। देखिए, एनुअल फंक्शन था तो आज प्ले के बच्चे जो छोटे छोटे जो पहली बार स्टेज पर चढ़े, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आज अपने मूव्स दिखाए। आज जो हमारे 5th के जो सबसे बड़े बच्चे थे, जो कि उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और सरस्वती वंदना हुई, गणेश वंदना हुई, डांस हुआ। लोगों ने इतना सराहा है उन छोटे छोटे बच्चों को। यूकेजी के बच्चों ने बॉर्डर के गाने पे इतना यूकेजी के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि सब में सच में रोंगटे खड़े कर दिए उन्होंने जो है। तो ये जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, ये बच्चों को हमेशा ऐसा बना देती हैं, कॉन्फिडेंट बना देती हैं, जिसके लिए हम हमेशा प्रमोट करते हैं। हम यही चाहते हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो कहीं भी खड़ा होकर अपने बारे में बता सके, बोल सके, परफॉर्म कर सके। वो ये ना हो कि शर्माता हो। मतलब जो है, एक लाइफ में उसको अपने आप को खड़ा होना, अपने बारे में बताना, अपने विचारों को समक्ष रख पाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही काम हम करते हैं। ये एनुअल फंक्शन इसीलिए है कि हमारी आज 1700 बच्चे हैं, तो उसमें से आज आप देखिए 850 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी तक चल रहा है प्रोग्राम। हम लगभग 2:30 बजे से हमने स्टार्ट कर दिया था, बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। मतलब इतना बच्चों में जोश है और सब कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, और हम हमेशा माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मैक्सिमम चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करवाइए। देखिए, हर कोई पढ़ाई का टॉपर नहीं हो सकता, हर कोई डांस में भी टॉपर नहीं हो सकता, पर स्टेज पर रहने से ही उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो और चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या है, वो उसकी पढ़ाई में भी उसको साथ देगा। अगर वो स्टेज पर खड़ा होगा, उसे होगा यार अगली बार मैं थोड़ा सा और अच्छा सा बोल पाऊँ। आज यूकेजी, आज प्ले के बच्चे ने मतलब प्रोग्राम को होस्ट किया, उसने इंट्रोडक्शन दिया, उसने बुलाया, उसने कहा कार्यक्रम, अब ये कार्यक्रम होने वाला है। एलकेजी के बच्चों ने प्रोग्राम को होस्ट किया। तो आप ये सोचिए, वो 12वीं के बच्चे के ऊपर कितनी बड़ी लात है, या जो कि शर्मा रहा है, जो घबरा रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। तो जब प्ले नर्सरी से वो बोलने लग गया है माइक पे, तो वो आगे जाके कहाँ जाएगा? वो तो बहुत दूर जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। आज शेफील्ड स्कूल के बच्चों का आज एनुअल फंक्शन था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को प्रतिभाग करना था, लेकिन उनके द्वारा मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में
मैं आया हूँ और यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था सेफल्ड स्कूल के बच्चों का, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और जो थीम एक्चुअल में प्रबंधन विद्यालय के चुना था वो जो भी काफ़ी अच्छा था, सराहनीय था, क्योंकि हमारे देश में जो कमियां हैं उन कमियों को इन्होंने हाईलाइट करते हुए और उस पर जो है कल्चरल प्रोग्राम दिया, जो कि बच्चों के अंदर ये निखार आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होंगे और इन्हीं के कंधे पर देश को आगे ले जाने का भार होगा। तो इससे बच्चे जो है काफ़ी सीखते हैं और इसके अलावा जो है बच्चे अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है ट्रेडिशनल, उसके प्रति भी जागरूक होते हैं और उसको आगे ले जाने का कार्य करते हैं, एक प्रकार से संवहन का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से ये विद्यालय के प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके द्वारा निश्चित है प्रयास करके बच्चों के अंदर ये सारी प्रतिभा जो है वो परिष्कृत की गई है। इसी कारण जो है बच्चे परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं और आगे भी विद्यालय के प्रबंधन जो है ये इस कार्य को जारी रखेंगे और बच्चे जो है, अभी तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं शर्मा जी, उन्होंने बताया कि एक जो है बच्चा यहाँ से निकला था और वो जो है सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है जब स्वयं यहाँ से बनेंगे तो निश्चित है आने वाले बच्चे इससे इंस्पायर होंगे और जो है बच्चों के अंदर प्रतिभा निकलेगी और उसी के सापेक्ष जो है पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो उठा है और तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा तटों पर विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ ही जन सैलाब में बदल रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से वातावरण गूंजायमान हो उठा है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक कर रहे। विशेष रूप से कनखल स्थित दशेश्वर और दक्षाशीश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। वहीं मंदिर के मुख्य प्रबंधक महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि इस वर्ष भी महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष है, क्योंकि करीब 300 वर्षों बाद ऐसा ज्योतिषी संयोग बन रहा है। उसके अनुसार ग्रहों की विशेष अतिथि और साथ ही शुभ योग के कारण इस दिन किया गया पूजन, रुद्राभिषेक और व्रत अनंत गुना फलदायी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 पहर की पूजा, भस्म आरती और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। के आधार पर एक ऐसा संयोग बना है कि महाशिवरात्रि में भद्रा या कोई अशुभ स्थिति नहीं है, तो ये अपने आप में एक ऐसा राजयोग है जो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्थी तिथि के संगम पर शिवरात्रि आती है। फाल्गुन मास में जो महाशिवरात्रि का पर्व आता है, वर्ष भर में 4 बड़ी रातें होती हैं, दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि और काल रात्रि। तो ये आज का जो दिन है विशेष करके भगवान शिव के साकार और निराकार रूप में जिस भी भाव से आप पूजन करेंगे उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और दक्षेश्वर भगवान चूंकि भगवान शिव की ससुराल है और स्वयंभू शिवलिंग है, आज के दिन जो लोग गंगा स्नान करके गंगाजल और बेलपत्र से अभिषेक करेंगे उनके कायिक, मानसिक और वाचिक सभी संतापों का निवारण होगा। भगवान शिव का सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवभूमि उत्तराखंड और समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पशुपति मंदिर का जो है भगवान का दरबार है, जहाँ लोगों की पूरी आस्था जुड़ी हुई है। जुगों से जहाँ कावड़ी आते हैं, हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जल भरते हैं, पैदल आते हैं। पैदल आने के बाद जहाँ जल चढ़ाते हैं, हर एक की मनोकामना जहाँ पूरी होती है। देखो कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, सभी के मन में इस मंदिर, कंखल के मंदिर की भावना जुड़ी हुई है। हर एक भोलेनाथ का भक्त है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जहाँ आज 15/2/2026 शिवरात्रि का आज बहुत बड़ा त्योहार है, हम सब देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं, सभी कावड़ियों को बधाई देना चाहते हैं, शिव भक्तों को बधाई देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के कावड़ियों को, धर्म के साथ जुड़े रहो, हिंदू समाज के साथ जुड़े रहो, भोलेनाथ के साथ जुड़े रहो। भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जिसकी मन में भावना होती है तो भगवान के प्रति वो नंगे पैर लाइन में लाकर दर्शन करते हैं।
वैसे जो वीआईपी बंदा है, चाहे कोई भी है, उसको अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान के पैदल जाकर दर्शन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, जो भी भगवान के बेलपत्र चलता है, फूल चढ़ता है, चढ़ाना चाहिए, अपनी मनोकामना पूरियां करनी चाहिए। यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ हरिद्वार में जो लोग कावड़िए सलेंसर खोल के शोर करते हैं का काम कर रहा है, प्रशासन ऐसे काम करता रहे। जैसे आज फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में बच्चों की पढ़ाई चल रही है, हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो। जो सभी कावड़ियों को, शिव भक्तों को, उनके चरणों में बेनती करना चाहता हूँ कि आप शोर मत करो, सही मतलब के शांति से आओ। कितने साधु संत जहाँ तपस्वी पंडित पूजा करते हैं, वो उनकी पंडितों की भगवान शंकर के प्रति जो भावना रखते हैं, उनको डिस्टर्ब होते हैं। कावड़ियों को चाहिए वो अपने आए, गंगा स्नान करें, जल भरें, चढ़ाएं। उनकी मन की श्रद्धा है, जो भावना है, वो ही रखनी चाहिए, शोर मत करना चाहिए। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो फोटो पर कोई यकीन नहीं करता, वो अपनी श्रद्धा है, वो आते हैं, अपना जाल लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, बेलपत्र लेके आते हैं, भंग लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, अकदूरा लेके आते हैं, कितने की चीज लेके आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, वो अपने भगवान को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नाम बता दो। मेरा नाम विनोद बंसल है, हम पंजाब से आए हैं। ते हम एक बेनती करना चाहते हैं। कानपुर शहर थाना जाजमऊ के अंतर्गत जे के सेडक चौराहे पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान एवं विनम्र श्रद्धांजलि एक खिचड़ी भोज का विशाल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विधि विधता और साथ ही दैनिक समाचार पत्र की चीफ ब्यूरो राधा भाटिया एवं उनके सहयोगी संवाददाता अनार सिंह एवं भावना भाटिया के द्वारा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्तमान के अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह भोला के द्वारा किया गया। सांसद ने भारत माता की फोटो पर पुष्प अर्पित करके भारत माता के जयकारे लगाए एवं शहीद वीरों की विभिन्न श्रद्धांजलि अर्पित करके 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद जनता वासियों को देश के प्रति संबोधित करते हुए बोले कि यह दिनांक 14 फरवरी 2026 को अंजाम दिया गया था, जब 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।